हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 9 मार्च और 9 मार्च को हम लोग महत्वपूर्ण इनकम टैक्स जो होता है उसमें किस प्रकार से हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से आपका डीए नहीं बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में टैक्स सेविंग के लिए हाउस रेंट किस प्रकार से बचा सकते हैं, उसके इनकम टैक्स के दायरे से किस प्रकार से बाहर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई एरियर भी मिला है उसी सत्र में तो इस प्रकार से राशि कोई ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 2 साल या 1.5 साल का बन जाता है, एरियर इकट्ठा होता है फिर एक साथ मिलता है तो सैलरी प्लस एरियर ऐसे जो अमाउंट बनता जाके उस पर टैक्स लगता है तो बहुत ज़्यादा टैक्स करता है। तो उसी संबंध में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आज का वीडियो जो रहेगा वो इनकम टैक्स से बचत के लिए ही रहेगा। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम हाउस रेंट की बात करेंगे, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग होम लोन पर टैक्स बेनिफिट के बारे में जानते हैं। मूल भुगतान प्रिंसिपल प्रीपेमेंट के लिए धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। ब्याज के भुगतान के लिए 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब घर लेना तो सबके बस की बात नहीं है, मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए काफ़ी लोग हम में से ऐसे भी हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं। अच्छी बात है कि किराए पर रहने पर भी आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो इन टैक्स बेनिफिट्स में जो मिलते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली बात आती है हाउस रेंट अलाउंस की, HRA जो होता है उसकी। तो यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप इस बारे में ज़रूर वाकिफ होंगे। HRA आपके वेतन का एक हिस्सा होता है। आप अपनी सैलरी स्लिप पढ़कर इस बारे में जान सकते हैं। HRA पर टैक्स बेनिफिट धारा 10, इस चीज़ को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए। धारा 10 यानी कि 13A और आयकर अधिनियम के नियम 2A के तहत मिलता है। ध्यान दें, पूरा HRA टैक्स मुफ्त नहीं होता है, टैक्स फ्री पूरा HRA नहीं होता है। फिर कितना होता है उस बारे में देखते हैं। तो कुछ ही हिस्सा है जो जिस पर छूट मिलता है। तो क्या 3 कंडीशन इसकी रहती हैं और 3 कंडीशन में जो सबसे कम होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले हाउस रेंट यानी कि जो मकान भत्ता होता है वो किराया भत्ता। उसके बाद 10% ऑफ बेसिक सैलरी और 40% ऑफ बेसिक सैलरी इफ़ यू आर स्टेइंग इन द मेट्रो सिटी, और 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। तो ये कंडीशंस रहते हैं। तो एक उदाहरण से हम लोग अगर समझें, जैसे कोई व्यक्ति है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, उसकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये प्रति माह है, उसे HRA के रूप में 45,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। वह एक किराए के घर में रहता है और प्रति माह 40,000 रुपये का किराया देता है। समझिएगा, 45,000 रुपये उसे HRA प्राप्त होता है, 40,000 रुपये वह किराया देता है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं तो इस स्थिति में बेसिक सैलरी देखी जाए तो आपकी 60,000, एक्चुअल रेंट पेड पर मंथ 40,000, 10% ऑफ बेसिक 6,000 बनता जाके, और रेंट ऑफ 10% ऑफ बेसिक यदि देखा जाए यानी कि B-C जब आप करेंगे तब ये जाके बनेगा 30 पॉइंट, तो 34,000 रुपये। तो हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ मिलता है 45,000 रुपये। 40% ऑफ बेसिक ए का 40% यदि हम ले लें तो 24,000 रुपये, और एक्सेम्पशन HRA पर मंथ मिनिमम DEF यानी कि 24,000 रुपये। तो इनमें से जब आप DEF में देखेंगे तो सबसे जो कम होगा, तो सबसे जो कम आ रहा है वो 24,000 रुपये आ रहा है। तो आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो 24,000 रुपये मंथली पर मिल जाएगा। टोटल एक्सेम्पशन HRA पर एनुअल की अगर बात करी जाए तो 24,000 गुणा 12 यानी 12 चौको 48, 12 दूनी 24 4 28, 2,88,000 पर आपको मिल जाएगा। टैक्सेबल HRA पर एनम होगा 2,52,000 रुपये तक। तो इस प्रकार से इसमें आप आसानी से छूट ले सकते हैं। और यदि आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो उसी स्थिति में बेसिक सैलरी 60,000, एक्चुअल रेंट पेड पर मंथ 40,000, 10% ऑफ बेसिक यानी कि ए का 10% तो 6,000 रुपये, रेंट ऑफ 10% ऑफ बेसिक यानी कि B-C 34,000 रुपये, हाउस अलाउंस 45,000 रुपये, 50% ऑफ बेसिक ए जो बेसिक है उसका 50% 30,000 रुपये। तो एक्सेम्पशन SRA पर मंथ मिनिमम DEF यदि देखा जाए तो 30,000 रुपये बनता जाके। तो यहाँ पर टोटल एक्सेम्पशन HRA का एनुअल होगा 3,60,000 रुपये, और टैक्सेबल जो HRA आएगा पर एनम वो आएगा आपका 1,80,000 रुपये। तो इस प्रकार से ये राशि बनेगी जिस पर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप यदि रेंट पर रह रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से छूट प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एरियर के कारण कट रहे इनकम टैक्स को किस प्रकार से बचाएं। तो इसके लिए आपको टैनी फॉर्म भरना है। तो पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे कि टैनी फॉर्म कैसे क्या भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको इस वर्ष नियमित वेतन आय के साथ बकाया जो पिछला एरियर है वो भी आपको मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो ये आपको इसके लिए इनकम टैक्स की धारा 89(1) का फ़ायदा मिल सकता है। पर ये सेशन बहुत ही जटिल है, इसमें सीधे सीधे कोई हिसाब लगाना मुश्किल है, फिर भी बचत का रास्ता निकल आता है। तो यहाँ पर जो शिक्षकों को जो एरियर एक मुश्त मिल रहा है
वो उनकी आय को एकदम से बढ़ा देगा। इस वजह से टैक्स की देयता बहुत बढ़ जाती है, पर इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। दरअसल ये वो पैसा है जो सरकार को बहुत पहले दे देना चाहिए, परंतु वो नहीं दे पाते, मगर इसका भुगतान अब एक साथ किया जा रहा है। इसलिए कानून में इससे एरियर को भुगतान आय माना जाएगा। तो किस वर्ष की ये आय मानी जाएगी? क्या इसे इसी वर्ष की आय मानकर का निर्धारण किया जाएगा? जिस वर्ष के लिए मिला है उसी वर्ष का आय मानकर लागू किया जाएगा। ऐसे प्रश्नों के जवाब यह है कि मिलने वाले एरियर को इसी वर्ष की आय मानकर कर निर्धारण किया जाएगा। चूँकि एरियर मिलने का समय तय नहीं होता है, इसलिए उसे उसी समय की आय माना जाता है जिस समय वह कर्मचारी को मिलता है। कैसे बचाएं? 89(1) से कर धारा। क्या आयकर अधिनियम की धारा 80(1) के तहत मिलने वाले एरियर पर टैक्स में छूट मिल सकती है? प्राइमरी का मास्टर ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि हाँ, आप धारा 1 के तहत मिलने वाले एरियर पर टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। मासाब के अनुसार सेक्शन 89(1) के तहत शिक्षक भाई कर के बोझ को कम कर सकते हैं। सवाल यह है कि कैसे किया जाएगा कर निर्धारण और कैसे लागू किया जाएगा धारा 89(1। तो बताते चलें कि इसके लिए जो टैक्स होता है उसको 2 हिस्सों में तय किया जाता है। पहला टैक्स निर्धारण आपकी आय और होने वाली अतिरिक्त आय को जोड़कर किया जाएगा, और दूसरे हिस्से को तय करने के लिए कुल आय में एरियर को जोड़ा जाता है। इन दोनों आय के अंतर के बराबर टैक्स में छूट दी जाती है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी करदाता की आय में मिलने वाले एरियर के मुताबिक वेतन बढ़ जाता है तो उसे अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होता है। मान लीजिए छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतन बढ़ने से पहले उसे 10,000 रुपये बतौर टैक्स देना होता था, और आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर 11,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब 2 साल के एरियर के मुताबिक उसे यह अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़े तो आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत उसे इस अतिरिक्त टैक्स राशि का भुगतान नहीं करना होगा। मान लीजिए शिक्षक पद पर कार्यरत मास्टर को चालू वित्त वर्ष में बतौर एरियर 2 लाख रुपये मिलते हैं। विभाग ने यह एरियर उसे पिछले वर्ष के बकाया वेतन और भत्तों के बतौर पर दिया है। अब मान लीजिए मां साहब को अपने वेतन के मुताबिक 2 लाख रुपए पर टैक्स का भुगतान करना होता है, मगर मिले हुए इस एरियर के कारण उसकी कर योग्य आय बढ़कर 2,40,000 रुपये हो गई। इस बढ़ी हुई एरियर आय को उसके वास्तविक वर्षों के अनुसार विभाजित करते हुए तत्समय इनकम स्लैब के अनुसार कर की गणना करते हुए इस एरियर को यदि उन वर्षों में समाहित कर लें जो उन वर्षों में बची हुई स्लैब की रकम से कर बचत की जा सकती है, तो इसीलिए भरा जाता है फॉर्म 10E। तो आपकी सहूलियत के लिए हमने केवल 1 साल के एरियर के मुताबिक गणना समझाई है। हालांकि वास्तविकता में ऐसा हो सकता है कि आपको कई साल का एरियर मिला हो। ऐसी स्थिति में हर साल का अलग अलग टैक्स निकालकर आप वास्तविक और अतिरिक्त टैक्स राशि पता कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप धारा 89(1) के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के कारण आपकी अंतिम टैक्स राशि भी कम हो जाती है। इसके साथ ही इससे आपके वेतन का TDS भी कम हो जाता है। हर शिक्षक को अपने विभाग में फॉर्म 10E के जरिए कम TDS काटने की ज़रूरत के बारे में बता देना चाहिए। फॉर्म 10E को सीधे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको फॉर्म 10E भी दिखाएंगे। तो ये फॉर्म 10E है, 10E है, इसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म फॉर फर्निशिंग particulars in income under section 192(2)(a for the year ending 31st March, यहाँ पर सन लिखना होगा। for claiming relief under section 89(1) by the government servant or an employee in the company, cooperative society, local, जो भी हो, जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, और यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस डालना होगा। यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज होगा। तो इस प्रकार से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पर भर दीजिएगा और इसे आप ज़रूर सबमिट कर दें, तो जिससे कि आपको टैक्स रिलीफ मिल सकता है।